टीवीएस मोटर एक ऐसा नाम है, मैक्सिमम लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के बारे में। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, इसलिए हाईलाइट के फॉर्म में इस कंपनी को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी चीज़ों को उसके बाद एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, जो टीवीएस है इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर एंड उसके रिलेटेड एसेसरीज। ये कंपनी का मेन काम है। अब इस कंपनी की कुछ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में निकल के आता है स्कूटर्स और दूसरे मोटरसाइकिल्स। स्कूटर्स में भी बहुत कुछ पॉपुलर हुए हैं। अगर हम पॉपुलर की बात करें, टीवीएस जुपिटर 125, टीवीएस जुपिटर पहले था एंड उसके बाद टीवीएस जेस्ट 110, टीवीएस स्कूटी पेप्ट प्लस एक्सेट्रा। ये कुछ इसके पॉपुलर स्कूटर में निकल के आते हैं इनके प्रोडक्ट में। दूसरे अगर हम बात करें मोटरसाइकिल में, जो प्रोडक्ट रहे हैं अपाचे, एक ऐसा ब्रांड है जो काफ़ी फेमस हुआ है एंड पहले भी था। तो ऐसे में अगर हम बात करें अपाचे RTR, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, हो सकता है आज आपने कोई ना कोई इनके प्रोडक्ट कभी ना कभी यूज़ किए होंगे। अपाचे RTR, उसके बाद अपाचे RR 110, ये कुछ इनके प्रोडक्ट रहे हैं। उसके बाद टीवीएस राइडर, टीवीएस स्टार सिटी प्लस, टीवीएस स्पोर्ट्स, ये भी इनके सब बाइक सेक्टर के अंदर निकल के आते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट आपके सामने हमने प्रोडक्ट देखे, कंपनी का काम समझा। अगर हम बात करें ये प्रोडक्ट बनते कहाँ, ये प्रोडक्ट यानी कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ है, वो आप देख पाएंगे यहाँ पर तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर जाके ये सारे प्रोडक्ट इनकी कंपनी के बनते हैं। अब अगर हम ये देख लीजिए कि इस कंपनी की कैपेसिटी कहाँ ज़्यादा है, यानी क्या ज़्यादा बनाती है, ये आप देख सकते हैं। यानी रेवेन्यू कहाँ से ज़्यादा आता है। 49.5 लैक्स 2 व्हीलर ये कंपनी की कैपेसिटी है, यानी इतनी कैपेसिटी ये बनाती है। और 3 व्हीलर की बात करें 1.2 लैक्स, बड़ा गैप है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से निकल के आता है इस कंपनी के लिए। अब बात करते हैं रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुए, कंपनी की ग्रोथ के ऊपर क्या फोकस है, क्या फोकस है, कहाँ फोकस है, क्या कंपनी काम कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ये आप एक एक करके यहाँ समझिए। सबसे पहले इस वाले में समझना है, कंपनी ने अनाउंस किया यानी कि जो एक्सपेंशन के ऊपर कंपनी का फोकस बना हुआ है, स्पेशली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल के थीम के ऊपर। तो कंपनी ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने क्या किया, इन्होंने एग्रीमेंट किया है किसके साथ, और फ्यूचर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस चीज़ के लिए विथ BMW के साथ। पहला इनका ये है, ये आप यहाँ पढ़ लीजिए। दूसरे अगर हम बात करें, कंपनी ने जो अपनी प्रेजेंस है उसको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन सेंट्रल अमेरिका में कंपनी ने पार्टनरशिप किसके साथ की है, ग्रुप Q के साथ। सेकंड ये रहा, फर्स्ट BMW, सेकंड ग्रुप Q। और थर्ड अगर हम बात करें, कंपनी ने पार्टनरशिप की है विथ, यहाँ पे आप चीज़ों को पढ़ पा रहेंगे, वर्थ 3 वर्ड्स के साथ। किस चीज़ के लिए, टू ऑफर ए सीमलेस नेविगेशन एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर। तो आप समझ पा रहे होंगे तीनों सेम फील्ड में काम करते हैं, लेकिन थोड़ा अलग अलग काम है। BMW के साथ एंड उसके बाद ग्रुप Q और वर्थ 3 वर्ड्स, इन तीनों के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप की हुई है। तो ये है इनके रिसेंट के फर्स्ट डेवलपमेंट। सेकंड की बात करें, वो यहाँ आप पढ़ेंगे, कंपनी ने साइन किया, एक MOU साइन किया हुआ है किसके साथ, तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ। किस चीज़ के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1200 CR का ये इन्वेस्टमेंट है। और किस चीज़ के लिए, कहाँ होगा ये इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थीम में। तो गवर्नमेंट का फोकस तो बना हुआ है, प्लस कंपनी का फोकस भी बना हुआ है, ये आप देख लीजिए। तो जो ये 1200 करोड़ है वो खर्च कहाँ होंगे, वे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, मेनली फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्रोडक्ट एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन इन द EV स्पेस। तो ये आपके सामने चीज़ समझ में आ रहा है कि कंपनी का फोकस, डेवलपमेंट, पार्टनरशिप कहाँ क्या क्या हो रहा है। अब हम बात करते हैं रिसेंट के डेटा की, यानी 11 February 2022 में। यहाँ पे अगर हम बात करें सुंदरम कैलेंटन लिमिटेड, इस कंपनी के पास 52.26 इनके पास इतनी होल्डिंग थी। फिर बाद में इन्होंने 2% की होल्डिंग को कम किया, यानी बेचा था। उसके बाद अब इनके पास जो होल्डिंग बची है 50.26 की बची हुई है। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, उनमें जब रिसर्च करेंगे, देखेंगे सही जगह आप अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये चीज़ें डेटा आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा। तो कंपनी को हम हाईलाइट के फॉर्म में समझें। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर के नज़र से, क्या दिया इसने अपने इन्वेस्टर को पिछले 1, 2, 3 साल में। 1 साल में दिया है 21% पॉजिटिव रिटर्न, 2 साल में 129 और 3 साल में 36। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, यानी सब रीजन का करेक्शन, वॉर एंड उसका रिसेशन सब कुछ होने के बाद भी, प्लस कोरोना कोविड के बाद जो इम्पैक्ट है वो तो रहा था इस सेक्टर के ऊपर, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उसके बाद भी ये सब कुछ निचोड़ के फॉर्म में आपको रिटर्न दिखा रहा है। ऐसा कुछ लोगों को ठीक लगे, सारी कंडीशन को एनालिसिस करने के बाद कुछ लोगों को लगे नहीं हमारी जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है वो तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। तो यहाँ से हमारा अपना व्यू हो जाता है।
ना बात करते हैं इन रिटर्न को ड्राइव किसने किया हुआ है, वो देखेंगे आप क्वार्टरली रिजल्ट में कैसे रहे इस कंपनी के रिजल्ट। अगर हम सबसे पहले सेल्स से बात करें 6132 इतना इसकी थी सेल्स मार्च 2021 में। नेक्स्ट क्वार्टर आया 4000, एक बड़ा डिप हमको देखने को मिला यहाँ पर, एंड उसके बाद फिर रिकवरी शुरू होगी 4006 जो था ये था 6483 के आसपास, यानी यहाँ से भी ऊपर आ गए थे। और आखिरी क्वार्टर की अगर हम बात करें 45, तो कुल मिला के यहाँ पर रिकवरी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं ग्राफ के फॉर्म में भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें 778 से 770 उसी लेवल के आसपास आ गया जो बीच में 415 भी पहुँच गया था। बात करें उसके बाद नेट प्रॉफिट की 310 से सीधा माइनस लगा था नेक्स्ट क्वार्टर में, जब यहाँ पे डिप हमको देखने को मिली ये था। और उसके बाद रिकवरी अभी हुई है 248 पहुँचा है 310 से, अभी भी उस लेवल के आसपास नहीं पहुँचे है। तो ये है इस कंपनी का रिकवरी कैसे हो रही है। बाकी समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली साल ऑन साल बेसिस पे क्या हो रहा है, यानी कि ईयरली बेसिस पे कैसे वो काम हो रही है। 19 की अगर हम बात करें 20,000 प्लस इसकी सेल हुई थी, फिर 18 हमको डिप मिला यहाँ पर 20 में, 20 का साल तो कोई नहीं भूलेगा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें 21 में 19 कुछ रिकवरी शुरू हुई और TTM तक का डेटा है, तो यहाँ पे आपको रिकवर होते हुए चीज़ें दिखाई पड़ रही है सेल्स। देन अगर हम बात करें उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रहा 2000 प्लस था, एंड उसके बाद अभी है 2007। अगर हम 4 सालों में देखोगे चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर हैं, 2163 से 2702 हुआ है, लेकिन अगर आप ग्रोथ देखोगे परसेंटेज के फॉर्म में वो आपको स्लो नजर आएंगे। पॉजिटिव नंबर है लेकिन स्लो, ऐसा नहीं है कि यहाँ से डबल हो चुके हैं या फिर ऑलमोस्ट 75% बढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे बाकी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगे। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें साल ऑन साल बेसिस पे 19 में था 702 705 एंड अभी है 789 के आसपास। अगेन बढ़ रही हैं चीज़ें, लेकिन एक एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ कहते हैं वो स्लो आपको देखने को मिल रही है, वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है 5 साल में इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ परसेंटेज में के फॉर्म में 9% ठीक था, उसके बाद 3 डिप और उसके बाद 2। तो यही है जिसके हम बात कर रहे हैं कि कंपनी बढ़ तो रही है लेकिन किस स्पीड से सेल्स बढ़ रही है, ग्रोथ वो आपके सामने है ना। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ 5 -3 और यहाँ से फिर +3, तो ये है एज ऑफ नाउ का डेवलपमेंट जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, यहाँ एक से यहाँ वो यही है कि इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो हुई है एज ऑफ नाउ लेट्स अगर हम बात करें इसके ROE एंड ROCE के बारे में। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की पहले बात कर लेते हैं, ये है 5 साल पहले 21 ठीक था, फिर 18 और 16 अभी आया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 21 19 18, तो कुल मिला के ये आपको अच्छे टू ओके की कैटेगरी में बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, लेकिन वीकनेस कहाँ थी इसके ग्रोथ में। सेकंड अगर हम बात करें आफ्टर ऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, हमने देखा था वहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या हलचल हुई है, तो आप इसको अगर पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रमोटर 52.26 था, उसके बाद 2% बेचने के बाद 50.81 के आसपास बचा हुआ है। नाउ अगर हम बात करें FIS का क्या है इसमें इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 14 के आसपास था, और अभी की बात करें मार्च हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% के आसपास, तो इन्होंने भी 2% अपना कम किया हुआ है। उसके बाद DIS की बात करें 24 25 25.46 और 28, तो रेगुलर बेसिस पे जब भी उनको मौका मिल रहा है, कोई भी डिप मिल रही है, तो DIS इस शेयर के ऊपर बुलिश आपको दिखने रहे हैं। बाकी अगर हम पब्लिक की बात करें 9.52 982 942 एंड 8.72, तो पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो एक बैलेंस सा देखने को मिल रहा है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ठीक है, एक चीज़ जो गलत है वो है ये डेटा, ये यहाँ पे आप इस जो प्लेजिंग रखी है प्रमोटर ने बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ पे एक टाइपिकल ये टाइपो एरर है, तो आप इसको इसी तरीके से समझिएगा, ज़ीरो प्लेजिंग रखी है प्रमोटर ने। FIS DIS के बाद अगर हम बात करें कुछ टॉप के म्यूचुअल फंड भी हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 4 आपके सामने हैं। सबसे पहला जो नाम निकल के आता है वो आता है मिरई एसेट ग्रेड कंज्यूमर फंड आई ग्रोथ 4.53, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है इस फंड का इस कंपनी में। दूसरा अगर हम बात करें PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड आई ग्रोथ 3+ है। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड आई ग्रोथ 2.94 ऑलमोस्ट 3% के आसपास, और निपॉन इंडिया फोकस इक्विटी फंड आई ग्रोथ। ये वो 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओवरऑल अगर देखा जाए FIS DIS प्रोमोटर एंड म्यूचुअल फंड, इन सबका अगर देखा जाए तो काफ़ी बैलेंस हमको देखने को मिल रहा है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट सभी का मजबूत है कुल मिला के। एंड हम वीडियो में फर्दर आगे बढ़ें, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए ओपन कराना चाहते हैं, LIC का IPO आ ही रहा है, तो चाहे तो आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अदरवाइज लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, ईजिली आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए।
नाउ लेट्स फोकस ऑन द वैल्यूएशन पार्ट। वैल्यूएशन क्या बोल रहा है? इंडस्ट्री पी चल रही है 24 के आसपास, इसका चल रहा है 41। इंडस्ट्री पी से शेयर ऊपर चल रहा है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, जब इस पी को आप इसके पीयर के साथ कंपेयर करोगे, यानी कि बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, तो वहाँ से भी आप देखेंगे कि ये अपने पीयर से भी काफ़ी ऊपर चल रहा है एज ऑफ नाउ। अगर देखा जाए वैल्यूएशन के हिसाब से या फिर वैल्यू के हिसाब से, हीरो मोटोकॉर्प आपको थोड़ा ऊपर, बहुत कम पी पे मिल रहा है। देन बजाज ऑटो, ये आपको थोड़ा ऊपर मिल रहा है आफ्टर रिसेंट करेक्शन। ऑल दिस के बाद सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है। जब भी हम पी को समझते हैं तो एक तो आपको इंडस्ट्री के साथ भी समझना होता है। जैसे आप दुकान में जाते हैं तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी, ब्रांड टू ब्रांड भी कंपैरिजन करते हो, वैसे ही आपको इसके पीयर के साथ भी करना होता है, तभी आप ठीक से एक बेटर डिसीजन बना पाएंगे। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। ना अगर हम बात करें EPS 16 के आसपास है, अगेन ओके, ये फिर अच्छे की कैटेगरी में है और कुछ ना कुछ डिविडेंड आपको देते रहती है 0.51 के आसपास, इतना परसेंट 0.5% आपको डिविडेंड देते रहती है। मार्केट कैप की बात करें, एज ऑफ नाउ 32,619 के आसपास का इस कंपनी का मार्केट कैप अभी है। अब अगर हम बात करें डेट, 0.27 डेट टू इक्विटी रेशियो है और वो है कितना, 1100 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास है डेट। कैश करेंट 929, इतना करोड़। अगर कंपनी चाहे पूरा अगर कैश से डेट फ्री होना चाहे, अभी नहीं हो सकती, फिर भी कुछ ना कुछ बच जाएगा। बट कंपनी का जो फोकस बना हुआ है एज ऑफ नाउ, इलेक्ट्रिक थीम के ऊपर बना हुआ है, अपनी प्रेजेंस को और भी स्ट्रॉन्ग करने की तरफ है, मार्केट शेयर के ऊपर बना हुआ है। वो हमको कैसे पता? हमने देखा गवर्नमेंट की तरफ इनका MOU साइन हुआ है, हमने देखा 3 इन्होंने जो US में हमने देखे और बाकी जो 3 कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, शुरू में हमने फर्स्ट 2 स्लाइड में देखे थे, तो वो किया। तो कंपनी का फोकस एज ऑफ नाउ बना हुआ है कि ग्राउंड पे एक बार ठीक से प्रेजेंस बन जाए, ये चीज़ें तो कवर हो ही जाएंगे। तो जो है वो आपके सामने, बाकी सारे डेटा तो आते रहेगा, बाकी क्वार्टर में किस तरह से कंपनी काम कर रही है, किस तरह से डेट के ऊपर काम हो रहा है फिर नहीं हो रहा। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। अगर टेक्निकल भी बात कर लें, टेक्निकल भी ये शेयर एज ऑफ नाउ बुलिश हो चुका है, अपने अच्छे लेवल के आसपास आ चुका है। जो इसमें करेक्शन था वो रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है आपको और भी दूर के लेवल देखने को मिलेंगे, इसलिए अच्छे से आप इसको एनालिसिस कीजिए और अच्छे लेवल के आसपास में एंट्री की जा सकती है। अभी भी इस अपट्रेंड शुरू हो चुका है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।